तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों कहानियां बहुत हैं। जिस तरह हमारा ये YouTube का परिवार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उसी तरह कई जगहों से कहानियां मेरे पास आती जा रही हैं। इनको मैं धीरे धीरे आपके सामने लाता रहता हूं। बस यूं ही साथ बनाए रखें। बाकी अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं तो आप मुझे कहानियां सुनने के बाद इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियां सुनने के बाद मैं आपको वहीं मिलूंगा। बाकी देरी ना करते हुए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाएं मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम योधवीर सिंह है। मैं जालंधर पंजाब का रहने वाला हूँ और आज जो कहानी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, यकीन कीजिएगा वो मेरे साथ घटी एकदम सच्ची घटना है। दोस्तों ये बात 11 साल पहले की है, जब मैं 12th की पढ़ाई कर रहा था। उस वक्त मेरी उम्र लगभग 18 साल की थी और ठीक मेरे पिताजी उस वक्त सरकारी नौकरी करते थे। इसके बाद धीरे धीरे पिताजी काफ़ी ज़्यादा दारू पीने लगे, जिसकी वजह से हर दिन घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा। पिताजी कभी ऐसे नहीं थे और ये सब कुछ अचानक से ही हुआ था। एक तरफ लड़ाई झगड़े तो चल ही रहे थे, लेकिन दूसरी बात तो और खतरनाक है और वो ये है कि उन्हें रात को सोते वक्त अजीब अजीब से सपने आते थे। उन्हें सपने में ढोल की आवाज़ सुनाई पड़ती। यही नहीं, कई बार तो वो सपने में ही उठकर अपने दरवाजे तक चले जाते थे। ऐसा महीने में 3 या 4 बार होता था। माना कि आज के समय में दारू पीना आम बात है, इसीलिए हम भी कुछ समझ नहीं पाए। हमें तो बस यही लगा कि दारू तो सभी पीते हैं, शायद इन्हें भी लत लग गई होगी और पीने के बाद झगड़े अक्सर हो ही जाते हैं। पर धीरे धीरे आगे चलकर हालात ऐसे हो जाएंगे ये हमने कभी नहीं सोचा था। वैसे मेरे एक कज़न भाई की दादी पर भी किसी ने कुछ किया था, क्योंकि उन्हें भी सपने में बिल्लियां दिखाई देती थी और कई बार तो घुंघरों की आवाज़ भी सुनाई देती थी। ये सब कुछ मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे भेद बाद में जाकर खुले और मुझे भी इन सब बातों में यकीन हो गया। समय बीतता रहा, धीरे धीरे मेरे पिताजी बीमार हो गए। इसके बाद उन्हें सपनों में एक औरत दिखाई देती थी जो कि अक्सर उन्हें अपने पास बुलाती थी। पिताजी कई बार तो 2 आवाज़ों में बोलते थे, जैसे कि उनके शरीर से कोई और भी बोल रहा हो, लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता। करीबन 2 महीने बीत चुके थे। हालात इतने बिगड़ गए थे कि मेरे पिताजी की मौत हो गई। इसके कुछ समय बीत जाने के बाद मुझे भी 2 औरतें दिखाई देने लगी। एक की उम्र 35 साल की होगी और दूसरी उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती थी। मुझे भी अजीबोगरीब सपने आने लगे थे। कई बार तो सोते हुए मुझे हवा का भी एहसास हुआ है, जैसे किसी ने मेरे मुंह पर फूंक मारती हो। तो कभी वो दोनों मेरे कमरे में यहाँ से वहाँ चलते रहते। मुझे ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा डर लगता था। हालांकि मैं नींद में तो होता था, पर मुझे ऐसा एहसास होता था कि शायद मेरे अलावा इस कमरे में और कोई भी है। मैं अपने कमरे में कई बार चिल्लाता रहता था। ये सब देखकर मेरे घर वाले मुझसे बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे। एक तरफ मेरी नींद हराम हो चुकी थी, दूसरी तरफ घर वाले अलग परेशान। मुझे नींद में कई बार ऐसा एहसास होता कि जैसे वो इधर उधर चल रही है, लेकिन जब मेरी आंखें खुलती तो वो कहीं गायब हो जाती थी। दोस्तों एक बात और, जब मेरे मामा जी मेरे पिताजी के अंतिम संस्कार पर आए थे तो उन्होंने घर के अंदर आते ही कहा था कि आपके घर में कुछ तो है, तुम लोग इस घर में पूजा पाठ करवाओ और इसी घर का शुद्धिकरण भी। दोस्तों हमने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त माहौल ही ऐसा था कि ज्यादा सोचने का टाइम ही नहीं मिला। धीरे धीरे वो बात भी आई गई हो गई, पर सच कहूं तो उनकी वो बात हमें आज भी बहुत याद आती है, क्योंकि जब हमारा जीना बिल्कुल हराम हो गया था तब जाकर हमें एक बाबा जी के बारे में पता चला, जो कि श्री चंद जी की पूजा करते थे और वो ठीक गुरु नानक देव जी के पुत्र हैं। उस वक्त उन्होंने हमारे हालात देखकर वो हमारे घर आए और उन्होंने पूजा की। बाकी जब वो पूजा कर रहे थे तो अग्नि कुंड में से अजीब सी लहरें उठ रही थी
पूछने पर उन्होंने बताया वो यहीं कहीं आसपास है और परेशान हो रही हैं। हम सब चुपचाप बैठे रहे। पूजा खत्म हो गई, तब जाकर कहीं दिन ब दिन धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। एक बात और दोस्तों, इस कहानी में जो जो हुआ मैंने सिर्फ वही बताया है, अपनी तरफ से मैंने एक शब्द नहीं जोड़ा। बाकी हमारे साथ जो भी बीता वो सब आपके सामने है। तो दोस्तों, ये थी योधवीर सिंह की कहानी। इस कहानी में आपने जितना भी सुना, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि किसी ने कुछ खिला दिया, कोई टोटका, ये तो हम अक्सर सुनते ही रहते हैं। पर इसके बाद निजी जिंदगी में क्या क्या होता है ये तो बस बीतने वाले के परिवार को ही पता होता है। बाकी आपका जो भी कहना हो जरूर बताइएगा। तब तक चलते हैं हम अपनी दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम शिवम शर्मा है। मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूं और मेरी उम्र लगभग 16 साल की है। लेकिन आज जो कहानी मैं आप सभी को बताऊंगा वो एकदम सच्ची घटना है। दोस्तों, कहानी बताने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं। मेरा स्वभाव काफी शांत और निडर है। बाकी ये कहानी 3 साल पुरानी है। 3 साल पहले मेरे माताजी और पिताजी परिवार में किसी की तबीयत खराब होने के कारण घर से बाहर गए थे। वो वहां 2 दिन के लिए गए थे। मैं काफी खुश था कि अब मैं रात में मौज मस्ती करूंगा और फिल्में देखूंगा। मैंने पहली रात तो ठीक ऐसा ही किया और वो रात भी बहुत अच्छे से बीत गई थी। लेकिन ठीक इसके अगले दिन जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो मुझे आज भी परेशान करता है। अगली रात मैं खाना खाकर फिल्म देखने लगा, लेकिन खाना खाने के बाद ही मुझे एक काली बिल्ली नजर आई। मैंने कई बार उसको भगाने की कोशिश की, पर वो बार बार मेरे पास आ जाती। कुछ समय बीत जाने के बाद रात के 1 बजे जब मैं फिल्म देखकर सोया तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने भूत की ही फिल्म देखी थी। उस फिल्म से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। पर फिलहाल मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे टॉयलेट में कोई खांस रहा हो। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम होगा, क्योंकि यहाँ पर इस समय तो कोई हो ही नहीं सकता। यही सोचकर मैंने उस आवाज को अनसुना कर दिया। लेकिन इसके कुछ देर बाद ही वही खांसने की आवाज मेरे कानों में दोबारा सुनाई दी। तब कहीं मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा, क्योंकि मैं बुरी शक्तियों को मानता हूँ। दोस्तों, इन सब के बाद हनुमान जी का नाम लेकर अपने मन में जपने लगा और वैसे ही सो चुका था। लेकिन ठीक रात के 2:30 बजे के आसपास मुझे किसी की आपस में फुसफुसाकर बात करने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद मेरी नींद तो टूटी ही, पर मैं और ज्यादा डरने लगा। मैंने काफी देर तक सोचा कि करूं तो आखिर करूं क्या। तब जाकर मैंने फैसला लिया कि जो होगा देखा जाएगा। मैं अपने बिस्तर से उठकर उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा तो मैंने देखा कि हमारे बाथरूम के अंदर एक कोने में एक औरत बैठी हुई थी, जिसे देखकर मैं इतना तो समझ गया था कि वो कोई औरत तो नहीं है। दूसरी तरफ मैं ये भी सोच रहा था कि अगर मैं इन चीजों से डरूंगा तो ये मुझे और ज्यादा डराएंगी, पर मैं कुछ करता तो क्या करता। तब कहीं जाकर मैंने बहुत हिम्मत करी। इसके बाद उससे कहा कि तुम जो कोई भी हो यहां से चली जाओ और मुझे परेशान करना छोड़ो। इतना कहकर मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। मैंने दरवाजा बहुत जोर से मारा था, जिसकी वजह से डर के मारे मैं कुंडी भी नहीं लगा पाया। लेकिन तभी उसकी डरावनी आवाजें निकलने लगी। मैं वहां से भागकर अपने कमरे में आ गया। मैंने तुरंत कुंडी लगाई और उस आवाज को सुनता रहा। जैसे तैसे थोड़ी देर बाद वो आवाजें आना बंद हो गई और सब कुछ एकदम शांत हो गया। इसके बाद मैंने अपना लैपटॉप दोबारा खोला और पूरी रात कुछ से कुछ देखता रहा, जिसकी वजह से मैं अपना ध्यान उससे हटा सकूं, क्योंकि इतना होने के बाद नींद तो आने का सवाल ही नहीं था। पर मैं आप सभी से इतना कहना चाहता हूं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना डरोगे ये चीजें आपको उतना ही डराएंगी। तो दोस्तों, ये थी शिवम शर्मा की कहानी। इस कहानी के बारे में ज्यादा ना बोलते हुए मैं बस आपसे इतना ही पूछना चाहता हूं कि अगर आपको इस कहानी में सच्चाई लगती है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी चलते हैं हम अपनी तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को अपना नाम और जगह नहीं बताना चाहता, लेकिन जो कहानी मैं आप सभी को बताना चाहता हूं वो मेरे साथ ही घटी एकदम सच्ची घटना है। दोस्तों, ये बात आज से लगभग 3 साल पहले की है।
जब मैं कोलकाता में रहता था। वैसे जगह के मामले में कोलकाता का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि हर खूबसूरती के पीछे कुछ ना कुछ राज छिपा होता है। तो ठीक मैं उस वक्त कोलकाता में ग्रेजुएशन कर रहा था और मेरे सेकेंड ईयर के पेपर होने वाले थे। मेरे साथ मेरे और भी साथी थे। हम सब मिलकर देर रात तक पढ़ाई कर रहे थे। उस समय अचानक से मेरे फोन की रिंग बजी तो मैंने देखा कि वो कॉल मेरे दोस्त का था। मैंने कॉल उठाया, उससे बात की। उसने कहा कि भाई तुम जल्दी से ऊपर वाले कमरे में आ जाओ, बहुत जरूरी है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। इसके बाद मैं अपने दोस्तों को लेकर ऊपर कमरे में गया तो हमने देखा कि एक लड़का काफी गुस्से में चुपचाप बैठा हुआ था। मैंने उससे कहा कि क्या हुआ भाई, कहीं तूने ड्रिंक तो नहीं की या फिर अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करके आया है? तब जाकर मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि चुप करो और इसको कुछ मत कहना। मुझे लगा शायद ये लोग मिलकर मुझसे मजाक कर रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा मैं तो वापस नीचे जा रहा हूँ। मेरे इतना कहते ही उसने बंगाली भाषा में कहा कि कोई नहीं जाएगा, मैं तुम सभी का खून पीना चाहता हूँ। हम सबको यही लगा कि ये सब मजाक चल रहा है, लेकिन कुछ ही देर में अचानक ही उसने मेरे दोस्त पर एक जानवर की तरह हमला किया। ये देखकर मैं और मेरे बाकी दोस्त उसे रोकने लगे। हम करीबन 6 लोग मिलकर भी उसे रोक नहीं पा रहे थे, पर वो लगातार बंगाली भाषा में अब शब्द बोले जा रहा था। तब जाकर मुझे यकीन हुआ कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो तो शुक्र था कि हम उस पर काबू पा रहे थे। इसी बीच मुझे याद आया कि मेरे दोस्त के पास मंदिर से लाया हुआ विभूति है। मैंने उससे तुरंत कहा और उसने विभूति निकालकर महादेव जी का नाम लेकर उसके माथे पर लगा दिया। दोस्तों इसके कुछ समय बाद ही वो शांत हो गया था। हम सब के सब उसी के साथ बैठे हुए थे। सब कुछ नॉर्मल हो जाने के बाद हमने उसके घर वालों को फोन किया और उन्हें सारी बात बताई। अगले दिन सुबह होते ही उसके घर वाले उसे एक तांत्रिक के पास ले गए। वहां जाकर मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि दिल की धड़कनें अब रुकेंगी नहीं। वो काफी ज्यादा तेज हो रही थी। सच कहूं तो वो काफी डरावनी जगह थी। घर वालों ने तांत्रिक को सारी बात बताई। तब जाकर कहीं बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और उस आत्मा को बुलाया। जब वो आत्मा वहां पर आई तो उसने अपनी सारी सच्चाई बताई। उसने कहा कि वो भी कोलकाता में रहती थी और उसका घर भी वहीं पर है। एक दिन उसके चाचा जी ने आपसी मतभेदों के कारण उसे मारकर कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग में गाड़ दिया था। और एक दिन ठीक यही लड़का उस बिल्डिंग के पास से गुजर रहा था तो इसने मुझे देखकर कुछ कमेंट पास किया था। मैंने इसे आवाज भी दी थी, पर यह मेरी आवाज सुनकर वापस पलटकर मेरे पास आया तो मैंने इसे पकड़ लिया था और अब मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ बाबा ने अपनी तंत्र विद्या के जरिए उस आत्मा को उसके शरीर से निकाल दिया था। मुझे बाबा के वो आखिरी शब्द अभी तक याद हैं। उन्होंने कहा था कि तुम इस दुनिया की नहीं हो, जाओ तुम्हारी मुक्ति हो गई है। साथ ही इसके कुछ दिनों बाद ये पता चला कि उस कंस्ट्रक्शन वाली जगह से और भी कंकाल मिले थे। तब जाकर कहीं उस जगह को शुद्ध किया गया, फिर वहां दोबारा काम शुरू करवाया गया। यकीन कीजिएगा एक बार को तो हमारी जान ही हलक में आ गई थी, क्योंकि किसी नॉर्मल इंसान का एकदम से जब बर्ताव चेंज होता है तो वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। पर शुक्र है कि हम सब के सब ठीक हैं, इसीलिए आज ये कहानी भी आप हमारे जरिए सुन पा रहे हैं। तो दोस्तों इन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, पर कहानी जरूर शेयर की। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। बाकी चलते हैं अपनी चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम अरविंद है, मैं भवानी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं और आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूं, और आज की कहानी मेरे दादाजी और मेरे पिताजी के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। दोस्तों ये बात तब की है जब मेरे पिताजी 6 साल के रहे होंगे। उस समय बस, मोटर या ऑटो की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुआ करती थी। इसी वजह से लोग दूर दूर तक पैदल या फिर कई जगहों पर ऊंट की सवारी करके ही जाया करते थे। तो ठीक इसी तरह एक दिन उन्हें चलते चलते शाम हो गई थी और धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा। वो दोनों के दोनों यानी मेरे दादाजी और पिताजी उस वक्त रास्ते में ही थे। उनके साथ एक गाय भी थी कि तभी उनकी नजर एक सांड पर पड़ी
जो कि अचानक से वहां पर आ गया था, वो बिल्कुल मेरे दादाजी और पिताजी के बराबर में चल रहा था, पर उसके पैरों की आवाज बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही थी। पर हैरानी की बात तो ये थी कि जब मेरे दादाजी और पिताजी चलते चलते रुक गए तो अचानक वो भी रुक जाता, और वो जैसे ही आगे की तरफ चलते तो वो सांड भी चलने लगता। वो देखने में बहुत गुस्से में लग रहा था। ये सब देखकर मेरे दादाजी समझ चुके थे कि ये कोई प्रेत या आत्मा है जो कि उन्हें मारना चाहता है। पर मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को कुछ नहीं बताया, बस आगे की ओर चलते रहे। ये तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनके साथ गौ माता थी जिसमें देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए दादाजी का मानना है कि उस गाय की वजह से ही उन दोनों की जान बच गई थी। इसके बाद दादाजी ने बताया कि वो चुपचाप आगे की ओर चलते रहे। उन्होंने किसी भी चीज पर कोई ध्यान नहीं दिया। आगे जाकर उन्हें एक दुकान दिखाई दी। वहां पर उन्होंने कुछ खाने को लिया और चुपचाप वहां बैठकर खाने लगे। सब कुछ खा पी लेने के बाद उन्होंने उसी रास्ते की तरफ देखा तो वो सांड भी कहीं गायब हो गया था। दादाजी को लगा कि शायद उसका सफर बस यहीं तक था और हमारी इस कहानी का भी। तो दोस्तों, देखा आपने, दोस्तों पुराने लोगों की कहानियों में बात ही कुछ अलग होती है। मन करता है कि इसी तरह के बस किस्से सुनते रहें। सच कहूं तो मन ही नहीं भरता। दोस्तों, मेरी नजर में तो वो एक छलावा था। बाकी आपको जो ठीक लगे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल चलते हैं अपनी 5वीं कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रोनी वाघेला है और ये बात तब की है जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था। उस वक्त हमारी 10वीं की बोर्ड की परीक्षा चल रही थी। तो ठीक मुझे रात के समय बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। मेरे साथ मेरे 2 दोस्त और भी थे। हम तीनों मेरे ही घर में पेपर की तैयारी कर रहे थे। इसी वजह से वो मेरे साथ बैठे थे। ठीक जब मैंने भूख लगी कहा तो उन दोनों ने भी यही कहा कि भूख तो हमें भी लगी है, जा कुछ खाने को लेकर आ। मैंने कहा कि इस वक्त तो सारी दुकानें बंद हो गई होंगी। तब जाकर मेरे एक दोस्त ने कहा कि इस वक्त एक जगह है जो अभी भी खुली होगी, जल्दी कर नहीं तो वो भी बंद हो जाएगी। बस फिर क्या था, मैंने अपनी बाइक निकाली और मैं सीधा उसकी बताई हुई जगह पर जाने लगा। वहां पहुंचकर देखा तो दुकान तो सच में खुली हुई थी। मैंने खाने का सारा सामान लिया और वहां से मैं ठीक घर की तरफ निकल गया। दोस्तों, मेरे घर के पास एक नदी का किनारा पड़ता है और वो रास्ता भी एकदम सुनसान और खाली रहता है। इसी चक्कर में मैं उसी रास्ते से आ रहा था और ठीक चलते चलते मुझे एक परछाई नजर आई तो मैं उसे देखकर चौंक गया। वो परछाई ठीक मेरी हेडलाइट की रोशनी में साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैंने अपनी बाइक को थोड़ा धीमा किया और देखा कि वो परछाई धीरे धीरे मेरे पास ही आने लगी। मैंने अपनी नजर इधर उधर दौड़ाई लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। मैंने जल्दी से अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाई और सीधा रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं उस रास्ते से निकला तो ऐसा लगा कि जैसे मानो कोई हवा मेरे आर पार हो गई हो, लेकिन मैं तो बस बाइक भगाता ही जा रहा था। पर उस हवा के बाद मेरे अंदर एक भारीपन सा हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो भी चीज है वो ठीक मेरे साथ साथ ही आ रही है। लेकिन मैं पूरे रास्ते कहीं पर नहीं रुका। बस मैं मन में हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते घर आ गया था। और घर आकर मैंने ये बात अपने दोस्तों को बताई तो उन लोगों ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उन्हें लगा कि ये सब मजाक है। खैर, मजाक तो मुझे भी लगा था, लेकिन दिक्कत तो तब हुई जब मैं बीमार पड़ गया था। पर भगवान का शुक्र था मैं 1 या 2 दिन में ही ठीक भी हो गया था। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आखिर इतनी देर रात बाहर जाना जरूरी है क्या? क्योंकि अक्सर मुसीबतें बताकर नहीं आती। तो दोस्तों, ये थी रोनी वाघेला की एक छोटी सी कहानी, या फिर इसे किस्सा कह लीजिए। पर मुझे इनकी एक बात अच्छी लगी कि देर रात बाहर जाना जरूरी है क्या। खैर, आज के जमाने में तो जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से अब देर रात में भी आपको चलती रोड पर कई लोग दिख जाएंगे। लेकिन जनसंख्या के साथ साथ क्राइम भी तो बढ़ गया है, इसीलिए देर रात बाहर जाना किसी खतरे से खाली नहीं। बाकी मेरा काम कहानी सुनाना है, बातें बनाना नहीं। इसीलिए चलते हैं अपनी छठी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अंकित है। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ।
और आज की जो कहानी है वो ठीक मेरे दोस्त के साथ घटी थी, जिसे मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। दोस्तों, ये बात लगभग 2013 की है, जब मैं और मेरा दोस्त 12th की पढ़ाई कर रहे थे। मेरा दोस्त, जिसका नाम आशीष है, हम दोनों रोज के रोज ट्रेन से आना जाना करते थे। हम दोनों जब भी ट्रेन से सफर करते तो बहुत मौज मस्ती किया करते थे। तो ठीक हमारे ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। न जाने एक दिन मेरे दोस्त को किसी ने एक इत्र दिया था जो कि उसको बेहद पसंद आया था। उसने उस इत्र को मेरे सामने लगाया। हालांकि उसकी खुशबू अच्छी थी, लेकिन इत्र का शौक सिर्फ उसे ही था। इसी तरह एक दिन हम ट्रेन से घर आ रहे थे कि तभी ट्रेन अचानक रुक गई और वो काफी देर तक वहीं रुकी रही। हमने बाहर की तरफ देखा तो पाया कि हमारा घर वहां से कोई ज्यादा दूरी पर नहीं था। तो हम दोनों ने फैसला किया कि आज पैदल ही घर चलते हैं। इसके बाद हम दोनों पटरी पर उतर गए और पूरे रास्ते भर हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हम सही सलामत अपने घर पर आ चुके थे। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। लगभग 2 या 3 दिन तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन इसके बाद मेरे दोस्त की तबीयत अचानक से खराब होने लगी और वो रातों को जोर जोर से चिल्लाने लगता। ये बात उसकी माँ ने हमारे घर पर आकर हमें बताई थी। और ठीक जब वो ये बात बताने के लिए हमारे घर पर आई तो वो काफी परेशान भी नजर आ रही थी। इधर उधर से कई जगह से पता करने के बाद मेरे दोस्त को किसी बाबा जी को दिखाया गया तो वहां से पता चला कि उसके शरीर में किसी औरत की आत्मा ने कब्जा कर लिया है, जिसकी मौत स्टेशन पर ट्रेन के आगे आकर हो गई थी। और ठीक अब वो आशीष के शरीर को छोड़ना नहीं चाहती थी। आशीष कई दिनों तक बीमार रहा और कई समय से उसका इलाज भी चलता रहा। तब जाकर कहीं इतनी कोशिशों के बाद उसने मेरे दोस्त के शरीर को त्याग दिया था। हालांकि वैसे तो सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन मेरा दोस्त आज भी वो सब याद करके बहुत ज्यादा डरता है। कहीं ना कहीं उसे अभी भी फील होता है कि उसके शरीर के अंदर कोई तो है। कई बार तो उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके हाथ पैरों को कोई काट रहा हो। यही नहीं, कई बार तो सपने में वो खुद को स्टेशन की पटरी पर लेटा हुआ पाता है। लेकिन कुछ भी हो, अब वो बिल्कुल ठीक है। भले ही इस बात को कई साल बीत गए हों, पर आज भी उसे उस गलती का एहसास होता है कि उसे इत्र लगाकर स्टेशन की पटरी पर नहीं उतरना चाहिए था। तो दोस्तों, ये थी अंकित की कहानी। दोस्तों, ऐसा होता है, कई बार डर हमारी जिंदगी पर इतना हावी हो जाता है कि हमें सपने भी उसी तरह के आने लगते हैं। हालांकि लाइफ तो नॉर्मल चलती है, पर कुछ चीजें हमारे जहन में हमेशा के लिए दफन हो जाती हैं। बाकी आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक हम चलते हैं अपनी 7वीं कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम एडमंड है और आज जो कहानी मैं आप सभी को बताना चाहता हूं वो ठीक मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है, जिसने मुझे और मेरी माँ को बहुत ज्यादा डरा दिया था। दोस्तों, ये बात तब की है जब मैं आसाम के गुवाहाटी में किराए पर रहता था और इस बात को भी अब 5 साल हो चुके हैं। वैसे मुझे गैजेट्स बहुत ज्यादा ही पसंद थे, जैसे कि स्पाई कैमरा, स्पाई पेन आदि। मैं हमेशा इन्हीं सब के बारे में गूगल पर सर्च करता रहता था। तो ठीक एक दिन मैंने एक वेबसाइट से एक कैमरा पेन ऑर्डर किया। उन दिनों गर्मियों का समय था, लेकिन 5 दिन बाद मुझे वो पेन मिल ही गया। उस पेन के आते ही मैंने उस पेन में एक मेमोरी कार्ड भी डाला और रिकॉर्ड करने लगा। मैं बहुत खुश था। मैं उसमें फोटो भी खींच सकता था, साथ ही वीडियो भी बना सकता था। मैंने बहुत सारी फोटोज और वीडियोज रिकॉर्ड कर ली थी। मैं सच में बेहद खुश था। दोस्तों, इसी तरह एक दिन मैं रात में नॉर्मली रिकॉर्ड कर रहा था और साथ ही साथ फोटोज भी खींच रहा था। इन सब के बाद जब मैं उन फाइल्स को दूसरे कमरे में जाकर अपने लैपटॉप में देखने लगा तो मेरी नजर एक वीडियो पर पड़ी। यकीन मानिए, जिसे देखकर मैं काफी ज्यादा डर गया था। मैं वो कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में चला गया और वहां बैठकर सोचने लगा कि आखिर वो था क्या। बात ये थी कि जब मैं वीडियोस देख रहा था तो वीडियो मैंने किचन की बनाई थी। उस वीडियो में मैंने देखा कि एक काला सा हुड पहने हुए, जिसका आकार इंसान जितना था, लेकिन उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखों का रंग नीला था और उसका मुंह काफी छोटा सा था।
वो दिखने में काफी अजीब लग रहा था, पर वो चीज मेरे कमरे के कॉर्नर से चुपके से देखकर 2 सेकंड बाद ही वहां से गायब हो गई थी। इसके बाद जब मुझे कुछ भी समझ नहीं आया तो मैंने मेरी माँ को ये सब बताया और दिखाया भी। यकीन मानिए वो भी बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद अगले दिन जब मैं सुबह अपने स्कूल गया तो मैंने वहां अपने दोस्त सुनील से सारी बात शेयर की और मैंने उससे कहा भी कि मैं उसे ये वीडियो व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। सुनील को सब कुछ मजाक लग रहा था, पर सच्चाई मेरे लैपटॉप में थी। इसके बाद जब मैं स्कूल से घर आया तो वो वीडियो ढूंढता रहा, पर मैंने पाया कि वो वीडियो कहीं पर भी नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ बाकी सारी वीडियोस और फोटोज वैसे की वैसी ही थी। ये देखकर मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया था और यही सोचता रह गया कि मैंने तो वो वीडियो डिलीट ही नहीं किया, तो आखिरकार वो कहाँ चली गई। घर में तो कोई दूसरा व्यक्ति भी मेरे लैपटॉप को इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें मैंने पासवर्ड लगा रखा है जो कि सिर्फ मैं ही जानता हूँ। दोस्तों, इसके बाद मैंने बहुत ज्यादा रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन अपनी इस कोशिश में मैं नाकाम हो गया। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं एक क्रिश्चियन हूं, तो मुझे लगता है कि हो ना हो वो कोई डिमोन होगा, क्योंकि वो किसी भी एंगल से इंसान की तरह तो नहीं लग रहा था। पर फिलहाल आज के समय में हमने वो घर छोड़ दिया है। तो दोस्तों, ये थी एडमंड की कहानी। दोस्तों, मेरा तो इसमें इतना ही कहना है कि कई बार कुछ फाइलें करप्ट हो जाती हैं। हो सकता है कि शायद एडमंड का वहम हो और बाकी जब उसने अपना लैपटॉप को रीस्टार्ट किया हो तो वो फाइल ही वहां से डिलीट हो गई हो। बाकी इसके बारे में तो एक आईटी वाला ही बता सकता है। हालांकि मुझे जितना लगा मैंने बोल दिया। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही हम चलते हैं आज की हमारी आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम गुरु है। मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं और आज जो कहानी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं वो ठीक मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। दोस्तों, एक दिन की बात है, मैं अपने घर वालों से कहीं घूमने जाने की परमिशन मांग रहा था, पर वो थे कि मान ही नहीं रहे थे। तो मैं उनके सामने जिद करने लगा कि मुझे जाना है। मेरे काफी मनाने के बाद घर के सभी लोग मान गए थे। तब जाकर कहीं मैं और मेरे गांव का एक भाई मेरे साथ चल पड़ा। हमने पहले से ही एक गाड़ी बुक की थी, तो हम वहां से बाली चौक पहुंच गए। वहां पहुंचकर हम बस का इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते रात के करीबन 10:30 बज चुके थे। हालांकि थोड़ी देर बाद ही वहां पर बस भी आ गई, जिसके साथ हम दोनों के दोनों बस में चढ़ गए। बस में चढ़ने के बाद हमने देखा कि उस बस में तो सिर्फ हम 5 लोग ही बैठे थे। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, पर मैंने उस वक्त इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कंडक्टर ने भी हमें कुछ भी नहीं कहा। दूसरी तरफ हमें यह भी महसूस हुआ कि पूरी बस में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। खैर, रात का समय था तो कुछ लोग सो भी रहे थे। किसी तरह बस वहां से निकल चुकी थी और मैं और मेरा भाई हम आपस में बातें कर रहे थे। बस आधे रास्ते तक निकल चुकी थी कि तभी अचानक से बस में हमारे सिवा बैठे बाकी यात्री हमें देखकर जोर जोर से हंसने लगे। ये सब देखकर हम दोनों को काफी अजीब लगा कि आखिरकार अचानक इन्हें क्या हो गया। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद ही बस का कंडक्टर भी हमारी तरफ आया और बड़ी ही शैतानी हंसी हंसने लगा और ठीक अपने हाथों को अपने मुंह से चबाने लगा। इसके बाद सभी यात्री हमारी तरफ आ रहे थे और जब हमारी नजर उनके चेहरों पर पड़ी, ये सब देखकर तो हमारे हाथ पैर कांपने लगे और धड़कनें एकदम से रुक गई थी, क्योंकि उनके चेहरे सच में काफी कटे फटे और बेहद डरावने लग रहे थे। इसके बाद हमने हिम्मत करके अपनी सीट से उठने की हिम्मत जुटाई और बड़ी ही मुश्किल से दरवाजे तक आए। वो तो शुक्र था कि बस की रफ्तार इतनी तेज नहीं थी, इसीलिए हम दोनों वहां से कूदकर निकल गए। हमारे मन में डर और कई सवाल एक साथ चल रहे थे, पर हम भागते भागते थोड़ी दूर और निकल गए थे। वहां हमें एक ढाबा दिखाई दिया। हम लोग उस ढाबे पर गए और वहां पर जो 2 लोग थे, हमने उन्हें सारी बात बताई। लेकिन वो दोनों हमारी बात सुनते ही हमारी तरफ मुड़े तो मेरी हालत तो और भी ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि उनका चेहरा भी काफी कटा फटा था। इसके बाद तो कहीं और जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, क्योंकि इससे ज्यादा सहन कर पाना हमारे बस में नहीं था। सच कहूं तो हम दोनों वहीं पर बेहोश हो गए और जब हमारी आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी।
हमने उठकर चारों तरफ देखा तो हमारे अंदर जितने भी सवाल थे वो अब भी जैसे के तैसे ही बने हुए थे, क्योंकि ठीक इसी जगह पर रात को ढाबा था, लेकिन इस वक्त वो शमशान घाट में बदल चुका था। ये सारा माजरा हमें कुछ भी समझ नहीं आया। इसके बाद हम अपने घर की तरफ चले गए। पूरे रास्ते हम यही सोचते रहे कि आखिर ये सब था क्या। वो बस में लोगों का हंसना, उस आदमी के हाथों को चबाना, हमारा यूं बेहोश हो जाना और आंखें शमशान घाट में खुलना, सच कहूं तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन घर पहुंचने के बाद हमारी जान में असली जान आई। वैसे हमारा ये मानना है कि हम दोनों ने महादेव जी का लॉकेट पहना हुआ था, शायद इसीलिए हमारी जान बच गई थी। लेकिन ये किस्सा तो बताने लायक था, इसीलिए घर में आकर हमने इस घटना के बारे में अपने परिवार वालों को बताई तो उन्होंने हमारी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। तब जाकर मैंने कही ये कहानी महेश भाई को बताई। मेरा तो बस इतना मानना है कि इस कहानी के बारे में अब वही आपको अच्छे से समझा सकते हैं। बाकी इतनी ही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों, ये थी गुरु की एक अटपटी सी कहानी। दोस्तों, कहानियां बहुत सारी होती हैं और मैं किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहता। मैं इस कहानी को तो बुरा नहीं कह रहा हूं, पर इस कहानी के माध्यम से मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सच कहूं तो यकीन तो मुझे भी नहीं आया, क्योंकि इस कहानी का एक भी पहलू किसी भी चीज से मिलता जुलता नहीं है। बाकी इस कहानी के बारे में मुझसे अच्छा लोग बता सकते हैं। बाकी हमारी आज की कहानियां अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं मैं आपका कमेंट में हमेशा इंतजार करता हूं। बाकी मैं मिलूंगा आपको जल्द ही एक नई कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।